नमस्कार दोस्तों ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाओं के कैंसर को कहा जाता है और ल्यूकेमिया में अस्थि मज्जा भारी संख्या में असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बनाने लगती है जिन्हें कि हम ल्यूकेमिया कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं सामान्य श्वेत रक्त कोशिकाओं के भांति काम नहीं करती है और ये सामान्य कोशिकाओं की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है और उनका विकास रुकता नहीं है और सामान्य कोशिकाओं के लिए हानिकारक साबित होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए ब्लड कैंसर के प्रकारों के बारे में तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर के चार मुख्य प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया यानी कि AML। दोस्तों एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया अधिकतर बच्चों और वयस्कों में होता है और ये ल्यूकेमिया का सबसे आम रूप है और ये तब होता है जब बोन मैरो में ब्लास्ट सेल का विकास शुरू होता है। ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाती और ये सामान्य रूप से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में विकसित होते हैं। AML के 8 अलग अलग उप प्रकार होते हैं और ये उप प्रकार ल्यूकेमिया किस कोशिका से विकसित हुआ है इसके आधार पर तय किया जाता है। दूसरा जो दोस्तों प्रकार होता है वो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी कि ALL। दोस्तों एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ज़्यादातर बच्चों में होता है और ALL तेज़ी से विकसित होता है। ये स्वस्थ कोशिकाओं की जगह ल्यूकेमिया कोशिकाओं का उत्पादन करता है जो ठीक से परिपक्व नहीं होती है। ल्यूकेमिया कोशिकाएं रक्त प्रवाह के साथ अन्य अंगों और टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है जिनमें कि दिमाग, लिवर, लिम्फ नोड्स और टेस्टिस वगैरह शामिल है, जहां ये कोशिकाएं बढ़ती हैं और विभाजित होती है। और इन ल्यूकेमिया कोशिकाओं के बढ़ने, विभाजन और प्रसार के परिणाम स्वरूप कई संभावित लक्षण हो सकते हैं। ALL आमतौर पर अधिक बी लसिका कोशिकाओं के उत्पादन के साथ संबंधित होता है। बी और टी कोशिकाएं शरीर को इन्फेक्शन और कीटाणुओं से रोकने और पहले से ही संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्रिय भूमिकाएं निभाती है। बी कोशिका विशेष रूप से रोगाणुओं द्वारा शरीर को संक्रमित करने से रोकने में मदद करती है, जबकि टी कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। तीसरा जो प्रकार होता है दोस्तों वो है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया यानी कि CML। क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया ज़्यादातर वयस्कों को प्रभावित करता है और इसे क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के रूप में भी जाना जाता है। CML कैंसर का एक ऐसा रूप है जो अस्थि मज्जा और रक्त को प्रभावित करता है और ये अस्थि मज्जा की खून बनाने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है और फिर समय के साथ रक्त में फैलने लगता है और आखिर में ये शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। CML एक असामान्य गुणसूत्र के साथ संबंधित होता है जिसे कि हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो चौथा प्रकार होता है वो होता है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी कि CLL। दोस्तों क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया 55 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है और ये बच्चों में बहुत कम पाया जाता है। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया आमतौर पर धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर है जो कि अस्थि मज्जा के लिम्फोसाइट में शुरू होता है और रक्त में फैलता है। ये लिम्फ नोड्स और लिवर वगैरह जैसे अंगों में फैल सकता है। जब बहुत से असामान्य लिम्फोसाइट्स विकसित होने लगते हैं तो सामान्य रक्त कोशिकाओं का विकास नहीं हो पाता है और शरीर का इन्फेक्शन से लड़ना मुश्किल होने लगता है और इसी से CLL विकसित होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया के चरण यानी कि स्टेज के बारे में। तो दोस्तों ल्यूकेमिया का निदान होने के बाद उसकी स्टेजिंग की जाती है। एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया यानी कि AML और एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी कि ALL की स्टेजिंग कोशिकाओं के प्रकार और कैंसर कोशिकाएं माइक्रोस्कोप के नीचे कैसी दिखती है इस आधार पर की जाती है। निदान के समय WBC गणना के आधार पर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी कि ALL और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी कि CLL की स्टेजिंग की जाती है। रक्त और अस्थि मज्जा में अपरिपक्व सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या माइलोब्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया यानी कि AML और क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया यानी कि CML की स्टेजिंग की जाती है। और दोस्तों बात की जाए ल्यूकेमिया के स्टेजिंग और रोग का निदान करने वाले कारकों के बारे में तो उसमें होते हैं सफ़ेद रक्त कोशिका या प्लेटलेट गिनती, साथ ही साथ आपकी आयु, पूर्व रक्त विकारों का इतिहास, क्रोमोसोम म्यूटेशन या असामान्यताएं, हड्डियों को किसी प्रकार का नुकसान या फिर बढ़ा हुआ यकृत या प्लीहा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों सभी प्रकार के ल्यूकेमिया में असामान्य सफ़ेद कोशिकाओं की उपस्थिति की तुलना में सामान्य रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण ही अधिक लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि गले में या हाथ के नीचे या आपकी कमर में कोई नई गांठ या किसी ग्रंथि में सूजन का होना, नाक, मसूड़ों या मलाशय से लगातार ब्लीडिंग होना, लगातार नील पड़ना या मासिक धर्म के दौरान भारी ब्लीडिंग होना,
लगातार बुखार रहना, रात को सोते समय पसीना आना, हड्डियों के भीतर दर्द रहना, अस्पष्टीकृत भूख न लगना और साथ ही वजन का लगातार कम होना, बिना किसी कारणवश अत्यधिक थकान महसूस करना और साथ ही साथ पेट के बाईं ओर सूजन बनना और सूजन के साथ साथ दर्द का भी अनुभव होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड कैंसर क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों विशेषज्ञों को पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है कि ल्यूकेमिया का क्या कारण है। कुछ चीज़ें ल्यूकेमिया होने के आपके जोखिम को बढ़ा सकती है, जैसे कि बड़ी मात्रा में विकिरण या कुछ रसायन जैसे कि बेंजीन के संपर्क में रहना। आप वास्तव में ल्यूकेमिया को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये संभव हो सकता है कि आपके वातावरण में कुछ चीज़ें इसके विकास को ट्रिगर कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको इसका खतरा अधिक है। ल्यूकेमिया के लिए पारिवारिक इतिहास एक अन्य जोखिम कारक है। उदाहरण के लिए, यदि एक जैसे दिखने वाले जुड़वा में से कोई भी एक किसी भी प्रकार के ल्यूकेमिया से ग्रस्त है तो 20% संभावना है कि दूसरे जुड़वा को भी 1 वर्ष के भीतर कैंसर होगा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड कैंसर होने से कैसे बचे, इसका बचाव क्या होता है। तो दोस्तों अधिकांश प्रकार के ल्यूकेमिया को रोकने के लिए कोई ज्ञात तरीका नहीं है। कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया के होने के खतरे को विकिरण की उच्च खुराक, रासायनिक बेंजीन, धूम्रपान और अन्य तंबाकू का उपयोग न करने या इनके संपर्क में न रहने से रोका जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड कैंसर का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों ल्यूकेमिया का निदान परीक्षणों द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि शारीरिक परीक्षण की बात करें तो आपका डॉक्टर ल्यूकेमिया के शारीरिक लक्षणों की जांच करेंगे, जैसे कि एनीमिया के कारण पीली त्वचा, लिम्फ नोड्स की सूजन और यकृत या प्लीहा के आकार में वृद्धि होना। उसके बाद बात की जाए रक्त परीक्षण की, तो आपके रक्त के नमूने को देखकर आपके डॉक्टर ये निर्धारित करते हैं कि आपके शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या प्लेटलेट्स का असामान्य स्तर है या नहीं, जो कि ल्यूकेमिया के संकेत देता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के परीक्षण की, तो आपके चिकित्सक आपके हिप बोन से अस्थि मज्जा का नमूना निकालकर उसे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज सकते हैं। और आपके ल्यूकेमिया कोशिकाओं के परीक्षण में कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिनका उपयोग आपके उपचार विकल्पों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आप निदान की पुष्टि करने के लिए और आपके शरीर में ल्यूकेमिया के प्रकार और उसके फैलाव का पता करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण कर सकते हैं। कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया को चरणों में यानी कि स्टेजेस में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे कि रोग की गंभीरता का अंदेशा मिलता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड कैंसर का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों ल्यूकेमिया के लिए उपचार जो है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। आपके चिकित्सक आपकी आयु और समग्र स्वास्थ्य, ल्यूकेमिया के प्रकार और शरीर में उसके प्रसार के आधार पर इसके उपचार का विकल्प निर्धारित करता है। ल्यूकेमिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य उपचारों की बात करें तो सबसे पहले बात की जाए कीमोथेरेपी की, तो ल्यूकेमिया के लिए कीमोथेरेपी उपचार का प्रमुख रूप है और इस उपचार में ल्यूकेमिया कोशिकाओं को मारने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। और आप ल्यूकेमिया के किस प्रकार से ग्रस्त हैं, इस बात पर ध्यान देते हुए आपका एक या अधिक दवाओं के संयोजन से इलाज किया जा सकता है और ये दवाएं गोली या फिर इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए जैविक चिकित्सा यानी कि बायोलॉजिकल थेरेपी की, तो जैविक चिकित्सा में उन उपचारों का उपयोग किया जाता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ल्यूकेमिया कोशिकाओं को पहचान करके खत्म करने में सहायता करते हैं। और बात की जाए लक्षित चिकित्सा की, तो लक्षित चिकित्सा में उन दवाओं का उपयोग किया जाता है जो आपकी कैंसर कोशिकाओं में मौजूद भीतर विशिष्ट कमजोरियों पर हमला करती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए विकिरण उपचार यानी कि रेडिएशन थेरेपी की, तो विकिरण चिकित्सा में ल्यूकेमिया कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने और उनके विकास को रोकने के लिए एक्सरे या अन्य उच्च ऊर्जा बीम का उपयोग किया जाता है। शरीर के किसी विशिष्ट क्षेत्र पर विकिरण का उपयोग किया जा सकता है या फिर पूरे शरीर पर विकिरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण के लिए तैयार करने के लिए भी विकिरण चिकित्सा का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्टेम सेल प्रत्यारोपण की, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में आपके रोगग्रस्त अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो को स्वस्थ बोन मेरो के साथ बदला जाता है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण से पहले आपके रोगग्रस्त अस्थि मज्जा को नष्ट करने के लिए कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा की उच्च खुराक दी जाती है और फिर आपको रक्त बनाने वाले स्टेम कोशिकाओं का एक इन्फ्यूज़न दिया जाता है जो अस्थि मज्जा को पुनः बनने में मदद करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड कैंसर होने पर किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ल्यूकेमिया में आपको जंक फूड खाने से बचना चाहिए और विशेषकर तले हुए खाने से दूर रहना चाहिए। अपने भोजन में उपयोग किए जाने वाले नमक की मात्रा को कम रखने की कोशिश करें और अपने भोजन में सोडियम की मात्रा में कटौती करें। इसके अतिरिक्त आपको प्रसंस्कृत और संरक्षित खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए।
आपको कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि ये ल्यूकेमिया के उपचार में हस्तक्षेप कर सकते हैं या कैंसर सेल के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और इन खाद्य पदार्थों की बात करें तो इनमें है कि दुग्ध उत्पादों का सेवन ना करें, गेहूं के बने लाश का सेवन करना ल्यूकेमिया के उपचार में खलेल डाल सकता है, मक्का का उपयोग ना करें, साथ ही साथ सोया का उपयोग ना करें, खाद्य योजक यानी कि फूड एडिटिव्स का उपयोग ना करें। तले हुए खाद्य पदार्थ आपकी रिकवरी को धीमा कर सकते हैं और इसीलिए इनका उपयोग बिल्कुल ना करें। कॉफ़ी, तंबाकू, शराब और अन्य उत्तेजक का प्रयोग अत्यंत हानिकारक हो सकता है और इसीलिए इनके सेवन से जितना हो सके उतना बचें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड कैंसर में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फलों का इस्तेमाल करें। आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, डेयरी उत्पाद, फलों और सब्जियों की मात्रा अधिक और वसा की बहुत कम मात्रा होनी चाहिए। कीमोथेरेपी के कारण निर्जलीकरण हो सकता है और निर्जलीकरण से बचने के लिए पानी और तरल पदार्थों का सेवन करते रहिए। फल और सब्जियों की बात करें तो फल और सब्जियां विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स का उच्च स्रोत होते हैं जो संभावित कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में सहायक होती है। साथ ही साथ दोस्तों उबली हुई सब्जियों का सेवन करें। किसी भी प्रकार की सब्जी जैसे कि ब्रोकली, मशरूम, गाजर, गोभी वगैरह से पोषक तत्वों को निकालने की सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है इनको अच्छी तरह से पकाना। इसके अलावा पालक, केल और सरसों के साग से बने सूप और कम सोडियम युक्त सब्जियों का रस भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। साबुत अनाज की बात करें तो भूरे रंग के चावल, अनाज और क्विनोआ जैसे 100% साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ परिष्कृत अनाजों की तुलना में बड़ी मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ल्यूकेमिया कीमोथेरेपी उपचार के कारण होने वाली मतली और उल्टी से राहत प्रदान करा सकता है और प्रोटीन शरीर को भी मजबूत करता है और कीमोथेरेपी के कारण होने वाली कमजोरी को दूर करता है। और यदि आप कब्ज और पेट में जलन की समस्या से पीड़ित हैं तो अपने आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। और दोस्तों ध्यान रखें कि किसी भी डाइट प्लान का पालन करने से पहले अपने डाइटिशियन यानी कि आहार विशेषज्ञ से सलाह अवश्य करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।